जय हिंद एवरीवन। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय कृषि। हम लोग एक टॉपिक पहले कर चुके हैं, जनगणना। ठीक है। आज हम लोग भारतीय कृषि के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि कृषि की कब से शुरुआत हुई थी और क्या क्या फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोस्टली हम लोग जो बात करेंगे वो फैक्ट पे करेंगे, क्योंकि एग्जाम में फैक्ट ही पूछे जाते हैं। यूपी पुलिस, यूपीएसआई और होमगार्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो लास्ट तक जरूर देखना। भारत की लगभग 55% जो जनसंख्या है उसकी आजीविका किस पर निर्भर करती है? कृषि पर। और भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी बोला जाता है कृषि को। ऐसा आपका प्रश्न पूछा गया था 2025 पेट में। अब कृषि का इतिहास जानते हैं कि कृषि की शुरुआत कब से हुई थी। नवपाषाण काल में कृषि और पशुपालन की शुरुआत हुई थी। कब? नवपाषाण काल में। मानव द्वारा प्रयुक्त पहला जो अनाज था वो कौन सा था? जौ था। कंफ्यूजन में कभी मत करना कि गेहूं था, गेहूं नहीं था। कौन सा था? जौ था। ठीक है। और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य आपके कहाँ से मिलते हैं? मेहरगढ़, पाकिस्तान से। लेकिन अभी क्या हुआ है कि अभी जो खोज हुई थी, प्राचीनतम कृषि के जो साक्ष्य वाला स्थल माना जाता है वो लहुरा देव माना जाता है। लहुरा देव आपका कहाँ पे पड़ता है? संत कबीर नगर, यूपी में। यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं, जो कि ये बताया जाता है कि जो 8 से 9 हजार, ये आपका लिखा है 8 से 9 हजार ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य मिले हैं। अगर आपसे ऐसे पूछता है कि प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो मेहरगढ़, पाकिस्तान से। नवीनतम खोजों के अनुसार पूछेगा तो क्या बताना पड़ेगा? लहुरा देव। कहाँ पे है ये? संत कबीर नगर, यूपी में। प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं आपके मेहरगढ़। ये भी कहाँ पे है? पाकिस्तान पे है। धान की खेती के साक्ष्य कहाँ पे मिले थे? तो कोल्डी हवा। कोल्डी हवा कहाँ पे है? प्रयागराज में। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई हैं, एक बार मैं रिकॉल करवा दूँ। अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसको कहा जाता है? कृषि को। सबसे पहला उपयुक्त कौन सा था? जौ। और जो नवीनतम खोजें हैं उसके अनुसार लौहरा देव में मिले थे क्या? चावल के साक्ष्य। और धान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कोल्डी हवा। कहाँ पे है? पाकिस्तान में। तो नवपाषाण काल में मेहरगढ़ और अब प्रेजेंट टाइम पे लौहरा देव। ठीक है। अब देखते हैं भूमि सुधार के कुछ आंदोलन। ब्रिटिश सरकार के दौरान राजस्व वसूली की जिम्मेदारी रैयतवाड़ी और महलवाड़ी में कृषकों की भूमिका से जुड़ाव अधिक नहीं रह गया था। अब ऐसा था, जमींदारी में क्या होता था कि केवल किसान का काम होता था काम करना। बाकी जो भी चीजें रखता था वो एक जमींदार रखता था। जैसे मान लो जमींदार के पास ही खेत होती थी, किसान का खुद का खेत नहीं होता था। अब अगर आपके पास किसान भूमिहीन है तो उसके पास मोटिवेशन कहाँ से आएगा करने का? तो भूमिहीन थे कौन? मजदूरों की संख्या बहुत अधिक हो गई थी। भारत का पहला भूमि अधिग्रहण कानून कब बनाया जाता है? 1894 में पेश किया गया। पूछा गया था यूपीएसआई में कि भारत का पहला भूमि अधिग्रहण कानून कब लाया गया था? तो 1894 में। जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की पहल सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? उत्तर प्रदेश में। जो जमींदारी चल रही थी इसके विरुद्ध में। सभी बंजर भूमि तथा खाली भूमि का सार्वभौमिक भूस्वामी कौन होता है? सरकार। जैसे आपने देखा होगा जो ये नहीं पड़ी रहती है, बंजर भूमि पड़ी रहती है, इसके कौन होता है? तो सरकार ही होती है ना। देखा होगा आपने, जो विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, वो अपने नाम करवा लेते हैं, वो सरकार की ही जमीन होती है। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि सभी जो बंजर और खाली भूमि पड़ी है उसका भूस्वामी कौन होता है? सरकार। ये भी आपका क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा गया था। मैं इस वजह से क्वेश्चन टू क्वेश्चन लेके आया हूँ, क्योंकि अधिकांश परीक्षा में फैक्ट ही पूछे जाते हैं। हम लोगों की वनडे एग्जाम है ना। अब देखो, देखते हैं कैसे कैसे सुधार हुए थे। काश्तकारी सुधार सबसे पहले देखते हैं। किसान को जोत का अधिकार प्रदान करने तथा जमींदारों को अन्याय से रक्षा करने का अधिकार दिया गया। काय में? काश्तकारी सुधार में। जोत का अर्थ समझते हो? खेती बोला जाता है कि आपके, अगर आपसे पूछा जाए कि आपके हिस्से में कितनी खेती है, वैसे आपके हिस्से में तो नहीं होगी, पिताजी के हिस्से में होगी। तो अगर 5 बीघा है तो उसको आप कितने के जोता हो? तो 5 बीघा के। ठीक है। हदबंदी। हदबंदी मतलब एक व्यक्ति द्वारा अधिकतम रखी जाने वाली भूमि की सीमा निर्धारित की गई व अतिरिक्त भूमि को भूमिहीनों को वितरित कर दिया गया। जैसे मान के चलो कि कोई आदमी है, उसके पास में 500 बीघा जमीन है, और कोई है उनके पास कुछ भी नहीं है। तो सरकार ने एक नियम निकाला था कि हम हदबंदी करते हैं। आपने सुना भी होगा कि अपनी हद में रहो। हद मीन्स इन अ लिमिट। तो वो लिमिट क्रिएट कर दी गई कि अब आप इससे अधिक भूमि नहीं ले सकते हो। और उससे जो अधिक भूमि थी उसको भूमिहीन किसानों को दे दिया गया। यही आपकी कौन सी थी? हदबंदी। ठीक है। अब बात करते हैं चकबंदी।
ये कुछ सुधार हैं, ये भूमि से रिलेटेड सुधार हैं जो हम लोग पढ़ रहे हो। आपसे प्रश्न कैसे बनता है कि बताइए हदबंदी क्या होता है, चकबंदी क्या होता है, कब आया था ये? तो रिफॉर्म्स कब आए थे? 1949 में। चकबंदी क्या होता है कि जैसे मान लो आपका 5 बीघा खेत यहाँ पे है, 1 बीघा यहाँ पे है, आधा बीघा यहाँ पे है, ठीक है। अब आपको खेती करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है। अब जो यहाँ के निवासी हैं और आप यहाँ के निवासी हैं, तो यहाँ के निवासी को भी तो इधर साइड ज़मीन होगी। तो चकबंदी में क्या किया गया था कि जिसकी ज़मीन, जैसे मान लो आपकी ज़मीन दूर दूर थी तो उसको पास कर दिया गया था। अब एक आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि यार ऐसे बताओ, जैसे कोई सिटी के पास में है तो उसकी ज़मीन तो बहुत कीमती रही होगी, अगर उसको आप गांव में कहीं देहात में 20 किलोमीटर अंदर दे दोगे तो वो तो बेकार हो गई। तो हुआ क्या था कि जो भी दिया गया था वो वैल्यू करी गई थी आपकी ज़मीन की, कि कितनी वैल्यू है। अगर 10 लाख है तो आपको 10 लाख की ही ज़मीन दूसरी जगह दी जाएगी। ये था आपका चकबंदी। फिर एक विनोबा भावे जी ने शुरू किया था भूदान आंदोलन। कब किया था? 1951 में। 18 अप्रैल 1951 को भूदान आंदोलन शुरू करते हैं विनोबा भावे जी। ये प्रश्न पूछा गया है। भूदान आंदोलन क्या था कि जिनके पास में ज़्यादा ज़मीन है वो अपनी ज़मीन दूसरों को दान कर सकते हैं। लेकिन ये अगेन आप समझ सकते हैं कि ये एक नैतिक जिम्मेदारी थी कि अगर आप करना चाहें तभी कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो उसमें जोर जबरदस्ती आपसे कोई नहीं कर सकता है। भारतीय खाद्य निगम। अब हम लोग कुछ संस्थाएं पढ़ेंगे जो कृषि से रिलेटेड है। जैसे सबसे पहले देते हैं भारतीय खाद्य निगम, जिसको हम बोलते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना होती है 14 जनवरी 1965 को। मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। मंत्रालय कौन सा है? उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन आता है। उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मामले। जब आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है तो आप ये देख सकते हैं कि खाद्य निगम है तो खाद्य से ही रिलेटेड होगा, तो यही ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। और आपको भी पता है कि दोनों में निगेटिव मार्किंग नहीं होती, यूपीएसआई में भी नहीं है, होमगार्ड में भी नहीं है, और आपके कांस्टेबल में भी नहीं है। तो एक चीज़ समझो कि यहाँ पे तुक्का लगाना है, लेकिन एजुकेटेड गेस लेना है हमेशा। 1962 और 65 के युद्धों के बाद अनाज की कमी को देखते हुए बड़े गोदामों में अनाज एकत्र करने के लिए एफसीआई का स्थापना करी गई। भारतीय खाद्य निगम क्या करता है कि भविष्य में हम लोगों के साथ में जैसे मान लो कोई अकाल पड़ जाए तो सरकार को खाने को नहीं है, तो उसके लिए ये चीज़ें स्टोर करी जाती हैं। ऐसा बताया जाता है कि जब हम लोग स्वतंत्र हुए थे तो सडनली इतना वो सब नहीं था हम लोगों के पास में खाने को, तो अमेरिका बहुत ही थर्ड क्वालिटी का गेहूँ हम लोगों को देता था। तो यही एक कारण है कि ऐसी भविष्य में कोई स्थिति ना आए, उस वजह से हम लोगों ने ये किया है भारतीय खाद्य निगम। ये आपको डेट याद करनी है, 14 जनवरी 1965 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। विनोबा भावे जी ने कब आंदोलन शुरू किया था? रिकॉल करते रहो, देखो 1951 में, ठीक है। कृषि लागत और मूल्य, इसको क्या नाम है? सीएसीपी। लेकिन पहले ये कृषि कीमत आयोग था। कब बना था? 1965 में। अगर हम आपसे पूछ दें बताओ कौन सी पंचवर्षीय योजना में ये बना था, तो आप बता सकते हैं ना? समझ रहे हो? बताने का प्रयास करें, वीडियो पॉज करके बताने का प्रयास करें। 1965 में बनता है आपका कृषि कीमत आयोग। आगे चल के 1985 में इसका नाम बदल दिया जाता है और क्या रखा जाता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग, जिसको बोलता है CACP। अब जो आपका एमएसपी लगता है 23 फसलों में, ठीक है। प्रेजेंट टाइम पे आपको 22 फसलें, यहाँ पे 22 लिखा है, कहीं कहीं पे 23 भी होता है, ठीक है। 23 फसलों के लिए एमएसपी जारी किया जाता है, जिसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मतलब इसका होता क्या, हम सरल भाषा में आपको बताएं कि आप अगर अपना गेहूं बेचने जाते हैं, गेहूं के लिए एमएसपी डिसाइड है 2,000 रुपये, तो 2,000 से नीचे आपका गेहूं नहीं बेचा जाएगा। समझ रहे हो? उससे ऊपर ही हमेशा बिकेगा। कौन सा मंत्रालय देखता है? तो किसान एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। अब एमएसपी, बुआई के मौसम की शुरुआत में घोषणा फसलों का मूल्य होता है। आपसे पूछा जाता है कि जो एमएसपी है वो उसकी घोषित घोषणा कब होती है? तो जब बुआई चलती है। जैसे गेहूं की बुआई कब होगी? नवंबर के तक, जिसको रबी की फसल बोली जाती है। जारी कौन करता है? तो भारत सरकार करती है। दायरा कितना आता है? तो 22 फसलों के लिए जारी किया जाता है। 22 या 23, आप ये गूगल कर सकते हैं, ठीक है। उचित और लाभकारी मूल्य, इसको एफआरबी बोलते हैं। ये आपके गन्ने पर लगता है, केवल गन्ने के लिए जारी किया जाता है। ये प्रश्न आपसे पूछा भी गया है कि ये बताइए, एमएसपी तो बाकी सबके लिए किया जाता है लेकिन गन्ने के लिए किया गया था, तो एफआरपी।
और मंजूरी कौन देता है? आर्थिक मामले की कैबिनेट समिति द्वारा इसको मंजूरी दी जाती है। ये भी प्रश्न आपका आया हुआ है कि जो एफआरबी है इसको मंजूरी कौन देता है? तो कौन देता है? आर्थिक मामले की कैबिनेट समिति। और गन्ने पे क्या लगता है? एफआरपी। बाकी सब पे क्या लगता है? एमएसपी। देखो ऐसा है, जो आपका ये है एमएसपी, ये बढ़ता घटता रहता है। तो प्रेजेंट टाइम पे ये 24 फसलों के लिए दिया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बाकी एक बार जब ये आप एग्जाम जा रहे हो पेपर देने, तो उससे पहले देख के जाना। किसान केंद्रित योजनाएं। अब ऐसी हम कुछ योजनाओं की बात करते हैं जो किसान के लिए चलाई गई थी। जैसे प्रथम राष्ट्रीय किसान नीति कब आई थी? 2000 में। ये आपका यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया अभी 2024 में, कि प्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति कब आई थी? तो कब आई थी? 28 जुलाई 2001 को, नहीं 2000 को। ठीक है। उद्देश्य क्या था? कि कृषि क्षेत्र में प्रतिवर्ष 4% से अधिक की वृद्धि को हासिल करना है। मतलब जो कृषि है उसमें 4% की वृद्धि करना है। उत्पादन लक्ष्य रखा गया था 212 टन, मिलियन टन। अब केसीसी की बात करते हैं। केसीसी की शुरुआत कब हुई थी? 1998 में। तैयार कौन करता है केसीसी को? नाबार्ड। आपको पता होगा, नाबार्ड। और आरबीआई की समिति की सिफारिश पर आपको किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, जिसके तहत आपको लोन मिलता है और बहुत कम कीमत पर मिलता है। उद्देश्य क्या है? छोटे और सीमांत किसानों के लिए ऋण उपलब्ध कराना। अतिरिक्त लाभ क्या है? व्यक्तिगत जो दुर्घटना बीमा होता है वो भी इसमें कवर कर दिया जाता है। किसमें? केसीसी में। कब शुरुआत हुई थी? 1998 में। प्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति कब आई थी? 2000 में। प्रधानमंत्री सम्मान निधि, जो अभी आपने देखा होगा 2000 रुपये आपके आ जाते हैं खाते में हर कितने महीने में? 4 महीने में। तो टोटल कितने मिलते हैं? 6000 रुपये। शुरुआत हुई कि इसकी 24 फरवरी 2019 को। कहाँ से? गोरखपुर से। और 6000 रुपये आते हैं, 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें आती हैं। हर 4 महीने में आपके खाते में 2000 रुपये आते हैं। प्रधानमंत्री कुसुम योजना। प्रधानमंत्री कुसुम योजना ये कब शुरू हुई थी? 2019 में। सौर ऊर्जा क्षमताओं का उपयोग करके किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। आपने देखा होगा बहुत सारी आपके गांव या शहर में लगी होंगी ट्यूबवेल, सौर ऊर्जा वाली, वो इसी के तहत आती है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना कब आई थी? 2019 में। आप देख लो। पहला प्राथमिक राष्ट्रीय नीति कब आई? 2000 में। कृषि नीति 2000 में। किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में। प्रधानमंत्री सम्मान निधि 2019। और प्रधानमंत्री कुसुम योजना 2019। और अब बात करते हैं कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म की। जैसे ई नाम। ई नाम की एक आय 14 अप्रैल 2016 को शुरू की गई थी। जो राष्ट्रीय कृषि राष्ट्रीय बाजार है वो ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। जैसे आप लोग मंडी जाते होगे गेहूं बेचने, वैसे आप यहाँ पे भी बेच सकते हो। ई रकम 1 अगस्त 2017 को शुरू की गई थी। किसान अपने कृषि उत्पादों को नीलामी के माध्यम से बेच सकते हैं। ई रकम में क्या होता है कि आपकी जैसे जो कोई फसल है, अच्छी फसल है, उसको आप नीलामी भी कर सकते हो। कि किसी ने बोला मैं लूँगा इसको 20 रुपए किलो, किसी ने बोला 21 रुपए किलो, तो आप ये कौन से ऐप से कर सकते हो? ई रकम से। और ई नाम से क्या कर सकते हो? यहाँ पे आप अपनी बेच सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। वनस्पति के प्रकार और भारत में सिंचाई। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वनस्पति के प्रकार। जो जियोफाइट है ये किसको बोला जाता है? तो जो मरुस्थलीय क्षेत्र में वनस्पति पाई जाती है उनको जियोफाइट बोलते हैं। हाइड्रोफाइट किसको बोलते हैं? जल की ऊपरी सतह पर। हाइड्रो मीन्स क्या होता है? जल। ठीक है। हाइग्रोफाइट क्या होता है? आर्द्रता। हाइग्रो मीटर आपने देखा होगा, उससे आर्द्रता नापी जाती है। तो आर्द्रता वाले क्षेत्र। आर्द्रता का मतलब ये होता है जहाँ पे हल्का जो भूमि है उसमें नमी रहे, उसको आर्द्रता बोलते हैं। ट्रोपोफाइट ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं। आपको पता है इसको ट्रेपोफाइट बोला ही जाता है। मेसोफाइट शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्रायोफाइट शीत कटिबंधीय टुंड्रा वनस्पति, जैसे लाइकेन, काई, ये क्रायोफाइट में आ जाते हैं। हेलोफाइट जो नमकीन मिट्टी की वनस्पतियां होती हैं वहाँ पे। लिथोफाइट कठोर चट्टानों जो हैं उन पे, जब आप देखते हैं आप कई सारी चट्टान का सीना चीर के पौधे निकल आते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लिथोफाइट। पायरोफाइट जैसे अग्नि प्रतिरोधी वनस्पति, कुछ ऐसी वनस्पति होती हैं जो झुलसती नहीं है। भारत में किन किन तरीकों से सिंचाई की जाती है वो देखिए आप। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश।
सबसे ज़्यादा सिंचाई किस प्रदेश में की जाती है? तो उत्तर प्रदेश में की जाती है। अगर प्रतिशत में पूछा जाए तो पंजाब। आपसे ये पूछा जाए सर्वाधिक क्षेत्र में कहाँ पे सिंचाई करी जाती है? तो कहाँ करी जाती है? यूपी में। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रतिशत में सबसे ज़्यादा कहाँ पे? तो पंजाब में। आपको पता है यूपी, पंजाब, हरियाणा यहाँ पे खेती सबसे ज़्यादा ही होती है। अब बात करते हैं तरीके कौन कौन से हैं। सबसे ज़्यादा कुआं और ट्यूबवेल से 55%, मतलब अभी भी 55% भारत की जो सिंचाई होती है वो कुएं और ट्यूबवेल से होती है। ट्यूबवेल आप समझते हैं, जो समर आप बोलते हैं। भारत में सर्वाधिक प्रचलित है, ठीक है। नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पे होती है? उत्तर प्रदेश में। नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पे होती है? उत्तर प्रदेश में। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पे होती है? तमिलनाडु। कैसे रिलेट करना है? तालाब तमिल, तालाब तमिल। सबसे ज़्यादा सिंचाई तालाब द्वारा तमिल में, बाकी सब में नहर में, नलकूपों द्वारा उत्तर प्रदेश में। नलकूप का अर्थ आप समझ रहे हैं, जो समरवेल बोल रहे हैं आप। सूक्ष्म सिंचाई योजना जनवरी 2006 में कृषि मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। आपसे पूछा जाए सूक्ष्म सिंचाई योजना किस मंत्रालय ने शुरू करी थी? तो किसने करी थी? कृषि मंत्रालय ने। ये 2000 अभी री एग्जाम जो हुआ था उसी में आया हुआ प्रश्न है। आपने एक चीज़ देखा कि कितने सारे प्रश्न हैं जो यूपी पुलिस एग्ज़ाम के आए हुए हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ज्योग्राफी में कोई इतना अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ाता नहीं है, इस वजह से अलग से मैं पढ़ा रहा हूँ। विटिकल्चर किसको बोला? अब ये बहुत डायरेक्ट एग्जाम में सीधे पूछ दिए जाते हैं कि विटिकल्चर किसको कहते हैं? अंगूर की खेती को। पिसीकल्चर किसको कहते हैं? मछली की खेती को। सेरिकल्चर किसको बोलते हैं? रेशम की खेती को। हार्टिकल्चर किसको बोलते हैं? फलों के उत्पादन को। देखो यूपी पुलिस 2024। ओलेरीकल्चर किसको बोलते हैं? जैतून की खेती को। एपीकल्चर मधुमक्खी। एपीकल्चर होता है मधुमक्खी, विटिकल्चर होता है अंगूर। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरो मीन्स फूल, फ्लोरो से फूल रिलेट कर लो। और सिल्वीकल्चर वनों के संरक्षण के लिए। सिल्वीकल्चर वनों के संरक्षण के लिए। मेरीकल्चर समुद्री जीव। हार्सिकल्चर घोड़ों के लिए। वर्मीकल्चर केचुआ के लिए। मोरिकल्चर रेशम कीट के लिए। और पोमोलॉजी मतलब फल से रिलेटेड है, ठीक है। और फलों के उत्पादन के लिए कौन सा है? हॉर्टिकल्चर, ठीक है। ये आप बार बार रिवाइज करिए, तभी आपको ज़्यादा आएंगे। कैसे रिवाइज करना है? एक तरफ हाथ रख लो, फिर हाथ रखने के बाद में शुरू कर लो, हो जाओ। कैसे करोगे? विटिकल्चर अंगूर, पिसिकल्चर मछली, सेरिकल्चर रेशम, हार्टिकल्चर फलों का उत्पादन, ओरिकल्चर जैतून, एपीकल्चर मधुमक्खी, फ्लोरिकल्चर फूल, सिल्वीकल्चर वनों के उत्पादन, मेरीकल्चर समुद्री, हॉर्सिकल्चर हॉर्स मतलब घोड़ा, ऐसे रिलेट कर लो। हॉर्सिकल्चर हॉर्स मतलब घोड़ा। बर्मीकल्चर केचुआ, मोरिकल्चर रेशम की, पोमोलॉजी फल, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि कितने प्रकार की खेती होती है, और खासकर यहाँ से प्रश्न कैसे बनता है कि आपसे पूछा जाता है कि बताइए इस खेती को क्या बोला जाता है और कैसे करी जाती है, ठीक है। वही दोनों चीज़ें हम लोग जाने। सबसे पहले कहते हैं झूम खेती क्या होती है? झूम खेती, झूम बराबर झूम, वो वाला झूम नहीं है। क्षेत्र कौन सा है कि कहाँ कहाँ झूम खेती करी जाती है? पूर्वोत्तर भारत में, इधर असम, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम, इधर साइड करी जाती है। कौन सी? झूम खेती। पूछा गया था झूम खेती किस क्षेत्र में करी जाती है? यूपीएसआई 2017। सारे आए हुए प्रश्न लिए हैं मैंने। अन्य नाम क्या है? कांटो और जलाओ। इसमें क्या होता है कि पहले ये लोग क्या करते हैं कि जो बहुत सारी वनस्पतियां होती हैं उनको जला देते हैं, फिर उसमें खेती करी जाती है। इसी को बोला जाता है झूम खेती। और ब्रूस फेलो कृषि, कर्तन दलहन प्रणाली, या स्लैश एंड बर्न प्रणाली। स्लैश एंड बर्न वही बात है कि जलाओ और काटो। ये सारी चीज़ें आपके अलग अलग नाम से भी पूछा जाता है कि ऐसे बताओ झूम खेती को और किन नामों से जाना जाता है? तो काटो और जलाओ, बुश फेलो कृषि, कर्तन दहन प्रणाली, या स्लैश एंड बर्न प्रणाली। अब क्षेत्रीय नाम, जैसे झूम खेती को अलग अलग राज्य में अलग नाम से जाना जाता है। यही आपसे पूछा जाता है, ये बताइए कि पामलू झूम खेती किस राज्य की कही जाती है? तो मणिपुर की। पूनम केरल की। कुमारी पश्चिमी घाट की। कुरुल या कुराबा झारखंड की। दहिया या बेवर मध्य प्रदेश की, ठीक है। प्रश्न ऐसे बनता है मणिपुर में झूम खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो पामलू नाम से जाना जाता है। केरल में किस नाम से जाना? तो पूनम नाम से जाना जाता है। आपका डाउट आ रहा होगा भैया इस क्लास की हमें पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी? तो मेरा आप संकल्प कंपटीशन क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए।
उसके टेलीग्राम, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई होगी, वहाँ पे आपको पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी इसकी। और इसके साथ साथ आपको एमसीक्यूज भी करवाए जा रहे हैं सेम टॉपिक के। जैसे अभी हम आपको करवा रहे हैं थ्योरी। अब थ्योरी के बाद में आपको सेम टॉपिक से एमसीक्यूज मिल जाएंगे टॉप 100, बढ़िया से क्वेश्चन मिल जाएंगे उसमें टॉप 100। वो आपको 120 सर करवाएंगे, एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होती है सारी जानकारी आपको बताएंगे। ठीक है। मेरी आशा है कि आप अगर ये थ्योरी क्लास कर लोगे और इसके आपको नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम पे बिल्कुल फ्री, और एमसीक्यूज आप कर लोगे, फिर इसके बाद अभी यही नहीं और सुनिए, हम आपको एक ऑडियो रिकॉर्डिंग और देंगे सेम टॉपिक की, उसको भी आपको सुनना है। जब आपको पढ़ने का मन नहीं है तब उसको सुनो, ठीक है। अब बात करते हैं रोपड़ खेती। ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है। नगदी व वाणिज्य खेती, उसको क्या बोलते हैं, रोपड़ खेती। जैसे रबड़, कोको, चाय, कहवा, पटसन, कपास। देखो, वाणिज्यिक खेती किन्हें में कहा जाता है, वो खेती जिसको आप फसल को बेच देते हैं। जैसे रबड़ क्या कोई अपने घर पे खाएगा, चाय तो चलो खा सकते हैं लेकिन चाय इतनी ज़्यादा थोड़ी खाई। ये वाणिज्यिक खेती, जैसे गन्ना वाणिज्यिक खेती है, ठीक है। मिश्रित खेती, पशुपालन और कृषि पालन को एक साथ करना। जैसे मान लो आपने देखा होगा गांव में मोस्टली लोग मिश्रित खेती ही करते हैं, क्योंकि ऐसा कमज़ोर परिवार रहता है कि मिडिल क्लास में आप गांव अगर देखेंगे तो वहाँ पे पशुपालन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और पशुपालन को मेरे हिसाब से बढ़ावा भी देना चाहिए, और बढ़ावा भी है। तो अगर आप खेती के साथ में पशुपालन करते हैं तो उसको मिश्रित खेती कहा जाता है। रोपड़ खेती किसे कहा जाता है, ऐसी खेती जिसका उपयोग आप नगदी व वाणिज्यिक खेती होती है उसको हम लोग रोपड़ खेती कह लेते हैं। कार्बनिक खेती, जिसको ऑर्गेनिक फार्मिंग बोला जाता है, रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों का प्रयोग ना किया जाए। जो हम लोगों की ओरिजिनल खाद होती है ना, जो अपने जानवर होते हैं उनसे जो खाद बनती है, उनके जो वेस्ट होता है उससे जो खाद बनती है, उसको हम लोग ऑर्गेनिक तरीके से यूज कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम लोग बहुत खतरनाक कीटनाशकों का उपयोग करने लगते हैं, जो हमारे शरीर के लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। तो अगर आप ऐसी खेती करते हैं जिसमें आप कीटनाशकों का उपयोग नहीं करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, कार्बनिक खेती, जिसको ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। इसके जनक कहा जाते हैं अल्बर्ट हावर्ड। सिक्किम भारत का प्रथम पूर्ण जैविक राज्य है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, आपका करंट अफेयर का भी फैक्ट है कि भारत का प्रथम पूर्ण जैविक राज्य कौन सा है, तो कौन सा है, सिक्किम। नेचुरली किया जाता है, समझ रहे हो आप कितने स्वस्थ होंगे वहाँ के लोग। शून्य बजट प्राकृतिक खेती, जीरो बजट कैसी, किसान बाजार से कुछ नहीं खरीदते बल्कि देसी गाय के गोबर, गोमूत्र से खाद और कीटनाशक स्वयं बनाते हैं। अवधारणा सुभाष पालेकर द्वारा प्रोत्साहित। आपसे पूछा गया था पेपर में कि जो शून्य बजट प्राकृतिक खेती है ये किससे प्रभावित थी, किसने इसकी अवधारणा दी थी, तो किसने दी थी, सुभाष पालेकर ने। अब शून्य बजट खेती में क्या होता है, शून्य बजट मतलब आप एक भी रुपए इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं खेती करने के लिए। जैसे आप दूसरी खाद नहीं डाल रहे हैं, खुद डीएपी नहीं डाल रहे, कोई यूरिया नहीं डाल रहे, अब जो भी यूज़ कर रहे हो वो देखो गाय के गोबर, गोमूत्र से ही आप खाद बना ले रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी रहती है ये। अब सीढ़ीदार खेती, ये मोस्टली आपके पहाड़ी इलाकों में करी जाती है। देखो इमेज से भी आपको समझाया गया है, इस प्रकार से खेती होती है, ठीक है। यहाँ से आपका एक प्रश्न जरूर बनता है, खजाना, खरीफ जहाँ से जून जुलाई और ना से नवंबर में। जो खजाना याद करोगे किसके लिए, खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। देखिए यहाँ पे देखते हैं, रबी की फसल, इसकी जो बुआई होती है वो अक्टूबर में होती है और ये काटी कब जाती है, मार्च अप्रैल में। ऐसे याद कर लो, गेहूँ होता है, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, सरसों, आलू, तंबाकू। तंबाकू तो बहुत सारे क्षेत्रों में नहीं होती है, लेकिन गेहूँ, जौ, और चना, मटर ये आपको याद होंगे कि इनको हम लोग सर्दियों में बोते हो और गर्मियों में काटते हो। और शीत की फसल भी इनको कहा जाता है, बिल्कुल आपको पता है। खरीफ कब होता है, जून जुलाई में बोई जाती हैं, और जब हम लोग गेहूँ बोते हैं उससे पहले काट लेते हैं, अक्टूबर नवंबर में इसको काटते हैं। मानसून की फसल भी इसको कहते हैं, जैसे धान। एक चीज़ याद रखिए, खरीफ की फसलें वो होती हैं जिनको अधिक पानी की आवश्यकता होती है। जैसे धान हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, अरहर, मूंगफली, कपास, गन्ना। इनमें तो उतनी नहीं पड़ती है, लेकिन अब आप ये चीज़ बताइए सबसे ज़्यादा किस फसल को पानी की आवश्यकता पड़ती है। जायद, ये मार्च अप्रैल में। जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूजा, ये सब चीज़ें जो होती हैं इनको उपयोग करते हैं जून जुलाई में।
ग्रीष्म ऋतु की फसल कहा जाता है। अब आप ये बताइए, खजाना से हम लोगों ने क्या रिलेट किया है कि खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है, नवंबर अक्टूबर में काटी जाती है। दूसरा आपको याद रहेगा, मतलब मैंने खरीफ बता दिया तो रबी आपको याद रहेंगे कि कब इनको बो रहे हैं हम लोग, अक्टूबर नवंबर में। कब काट रहे हैं, मार्च अप्रैल में। जैसे गेहूँ, चना, मटर और मसूर, आलू, ये सब चीज़ें आप समझते होंगे। अब एक चीज़ रखिए, जैसे जो रबी में बोई जा रही है मतलब शीतकालीन, और जो आपकी इधर जायद की हैं वो ग्रीष्मकालीन। जैसे जायद में क्या होता है, देखिए प्रकृति ने भी बहुत अच्छा बनाया है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी वाटर के लिए यूज़ करी जाती है। अगर आप ये ककड़ी खाएंगे, खरबूजा खाएंगे, तो आपके शरीर में जो वाटर है वो नेचुरली बढ़ता है, इसीलिए ये गर्मी में बनाई जाती है, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जाता है जो तिल है, तिल जिसको तिलहन बोलते हो, ये खरीफ की फसल है या रबी की फसल है? तो पता है, ये अलग अलग पॉइंट है। कैसे? उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में ये एक रबी की फसल है। मतलब दक्षिण भारत वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे इसको सर्दियों में बोया जाता है और तिलहन को इधर गर्मियों में बोया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अपने इधर नहीं बो सकते हैं, बोया तो अपने इधर भी जाता है। जैसे मेरे अभी यहाँ पे तिलहन है, और अभी तो सर्दी चल रही है। फल चक्र क्या होता है? तो मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए एक ही भूमि पर क्रमिक रूप से विभिन्न फसलें उगाना, ये फल चक्र कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा, बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि ढेंचा को बो देते हैं और उसको दूसरी फसल आने से पहले उसको पलट देते हैं। ये जैविक खाद का काम करता है, ठीक है। तो उसको फल चक्र बोलते हैं। अब देखो, कृषि में जो सबसे बड़ी उछाल लाई थी वो हरित क्रांति ने लाई थी, और इससे के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। अन्य नाम क्या है कि तीसरी कृषि नीति, जल बीज उर्वरक प्रौद्योगिकी, किसको कहा जाता है? हरित क्रांति। उद्देश्य क्या था? अधिक उपज देने वाले खाद्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि करना। हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था? विलियम गॉड ने। ध्यान से समझो, हरित क्रांति जो शब्द है इसका उपयोग सबसे पहले किया था विलियम गार्ड ने। कब? 1968 में। और 1965 में आपका क्या बना था? अरे बता दो। एफसीआई बना था, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा हुआ है, ठीक है। और तभी आपका कौन सा बना था? एसीपी, जो आगे चल के सीएसीपी बना था। कब? 1985 में। अब आपसे ये पूछा जाता है कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो अगर विश्व की बात करें जाए तो नॉर्मन बोरलॉग थे, ठीक है। ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे। क्षेत्र कौन सा था इनका? कार्य क्षेत्र मैक्सिको में किया था। पुरस्कार मिला था 1970 में, 70 में, शांति के लिए। भारत में एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, ये इसका उद्देश्य था। मतलब हम लोगों के पास में, हमने बताया था कि उत्पादन उतना अच्छा था नहीं, साधन इतने अच्छे थे नहीं, इस वजह से इसमें यूज किया गया था HYV, जिसको बोला था हाई यील्ड वैरायटी। ये बीजों का प्रयोग था। इन्हें चमत्कारी बीज भी कहा जाता था, क्योंकि तब इंडिया में प्रोडक्शन बहुत कम हुआ करता था। लेकिन जब सब लोगों ने हाई यील्ड वैरायटी सीड्स यूज़ किए तो प्रोडक्शन एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जो पहला चरण था 1960 के दशक में, ये मध्य से 1970 के तक चला था। मतलब अगर ये देखा जाता है कि 1966 से 67, इसमें औपचारिक रूप से ये शुरू हो गया था। आरंभ स्थल थे इसके पंजाब। और एक चीज़ बता दूँ, पंजाब के साथ में आपका हरियाणा भी है। हरियाणा और पंजाब में ये यूज़ करे गए थे, और सबसे ज़्यादा जो उपयोगी माने गए थे ये गेहूँ और चावल के लिए थे, ठीक है। गेहूँ के उत्पादन पर पड़ा, बहुत ज़्यादा गेहूँ बढ़ गया था। अब आप एक चीज़ देखना, इसका एक निगेटिव प्रभाव भी पड़ा था। ये चीज़ यहाँ पे मैं बता देता हूँ, लिखी हुई नहीं है। कि हुआ क्या था कि इसमें आपके जो सबसे ज़्यादा उत्पादन हो रहा था वो गेहूँ का हो रहा था और धान का हो रहा था। तो लोग क्या करते थे कि दो ही चीज़ें उत्पादित कर रहे थे। तो इसने एक डिसबैलेंस भी क्रिएट किया था इसमें, भारतीय अर्थव्यवस्था में। डिसबैलेंस कैसे? अब ये आप ये समझो कि अगर आप दूसरी फसल कर रहे हो तो आपको 2 रुपए मिल रहे हैं, और वहीं पे अगर आप गेहूँ कर रहे हो तो आपको 8 रुपए मिल रहे हैं। क्योंकि आपने देखा, 5 गुना आपका अगर उत्पादन बढ़ा है तो नो डाउट आपकी कमाई भी तो बढ़ेगी। तो सब लोगों ने क्या किया था कि गेहूँ और चावल ही करना शुरू कर दिया था, जो कि गेहूँ और धान करना शुरू कर दिया था, जो कि एक बहुत गलत प्रभाव था हरित क्रांति का। ठीक है, आपसे ये पूछा जाता है हरित क्रांति सबसे पहले कहाँ चुनी गई थी, तो पंजाब में, ठीक है। पंजाब और हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक लाभान्वित कौन से जिले थे? एक जिले नहीं, स्टेट, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और सबसे ज़्यादा इसका किस पे प्रभाव पड़ा था? तो गेहूं पे। अब हम कुछ क्रांतियां देख लेते हैं, जैसे श्वेत क्रांति।
किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से, जिसको ऑपरेशन फ्लड बोला जाता है। वर्गीज कुरियन, इसके संस्थापक हैं जनक, किसके? श्वेत क्रांति के। आपने देखा होगा वर्गीज कुरियन ने आपके उसकी स्थापना करी थी, नेशनल डेयरी विकास बोर्ड, ठीक, आनंद गुजरात में है, ठीक है। इसकी और जो अमूल आप देखते हैं, आप अमूल दूध पीता है इंडिया, वर्गीज कुरियन जी की ही देन है वो, ठीक। पीली क्रांति आपकी तिलहन से संबंधित है, पीली तिलहन से, सैम पित्रोदा। नीली क्रांति मत्स्य पालन से है, अरुण कृष्णन और हीरालाल चौधरी। ये श्वेत क्रांति के आपके वर्गीज कुरियन पता होना चाहिए, पीली क्रांति के सैम पित्रोदा पता होना चाहिए। बाकी के जनक इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली से संबंधित है। लाल क्रांति आपकी टमाटर और मांस से संबंधित है। बहुत ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, कैसे, देखो, दूध वाइट होता है श्वेत क्रांति, और पीली क्रांति तिलहन से होती है, मछली नीली होती है नीली, झींगा मछली लाल होती, गुलाबी होती है गुलाबी, टमाटर भी लाल होता है, आपका रेड मीट भी लाल होता है, ठीक है। रजत अंडा, अंडा कैसा होता है? रजत। इसके जनक हैं इंदिरा गांधी, ये इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी से एक फैक्ट बता दूं, जब बजट भी इन्होंने पेश किया था, पहली महिला थी जिन्होंने बजट पेश किया था, बट ये पूर्णकालीन नहीं थी, केवल एक बार ही किया था। आलू आपका गोल होता है, गोल क्रांति। भूरी आपकी उर्वरक से संबंधित होती है। सोल गुनहरी सुनहरी जो बोली जाती है, गोल्डन, वो है आपकी फल उत्पादन से। स्वर्ण रेशा जूट से। कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से, पेट्रोलियम पता है आपको कैसा होता है? काला। कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन, डबल बार हो गया। अमृत क्रांति किससे है? नदी जोड़ो परियोजना। और इन परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर भी किसी ने बोला था, बताइए किसने बोला था? इंद्रधनुष। क्रांति किससे संबंधित है? सभी क्रांतियों को एक साथ चलने में। ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न अभी पूछा गया है किसी रीसेंट एग्जाम में, मुझे नाम नहीं पता है लेकिन ये पूछा गया था कि इंद्रधनुषी क्रांति किससे से संबंधित है। तो ये सभी क्रांतियों को एक साथ लेके, देख रहे हो सारे रंग इसमें आ गए। जैसे आपने रेड देखा था, येलो देखा था, व्हाइट देखा था, तो ये सारे एक साथ आ गए। स्वर्ण क्रांति आपकी बागवानी और शहद के उत्पादन से है। यहाँ पे सुनहरी क्रांति है, सुनहरी क्रांति फल से उत्पादन से है, और स्वर्ण क्रांति आपकी बागवानी और शहद उत्पादन से। ये पेट 2023 का क्वेश्चन है। उर्वरक, फाइबर और रेशम के बारे में बताते हैं। भारत के सबसे बड़े उत्पादक, खाद्य उत्पादक कौन हैं? आपने देखा होगा, जो इफ्को है, इफ्को, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड, सर्वाधिक। ये ग्रामीण क्षेत्र में आपने देखा होगा, खाद यूरिया की जो बोरी होती है उनमें इफ्को ही लिखा होता है, 90% यही बनाता है। स्थापना कब हुई थी? 3 नवंबर 1967 को। RCF, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, कब हुई थी स्थापना? 1978 में। इफ्को की कब हुई है? 1967 में। RCF की कब हुई है? 1978 में। अब फाइबर के प्रकार देखते हैं। मानव निर्मित फाइबर, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर, जैसे रासायनिक प्रक्रियाओं से बनाया जाता है, जैसे पॉलिस्टर, नाइलिन। ये जो आप देखते हैं, आपने देखा होगा नाइलिन के, कई बार जूट जूट के जैसा दिखता है आपको, लेकिन वो नाइलिन होता है, वो प्राकृतिक नहीं होता है। फायदे क्या है? प्राकृतिक फाइबर से सस्ते होते हैं, उच्च गुणवत्ता होती है और टिकाऊ होते हैं। जो हम लोग खटिया बरते हो, खटिया, वो मोस्टली ऐसे ही होते हैं, नाइलिन और पॉलिस्टर से बनते हैं। प्राकृतिक फाइबर ये पौधों या जूट से प्राप्त होते थे, जैसे कपास, रेशम, ऊन, जूट। जूट को सुनहरा रेशा भी बोला जाता है, किसको? जूट का। इसको गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। जूट को गोल्डन फाइबर बोला जाता है। फाइबर के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, एक मानव निर्मित वाला है, एक प्राकृतिक, जैसे पॉलिस्टर है, नाइलिन है। ये आपका आया हुआ है नाइलिन, पूछा गया था नाइलिन कैसा है, सिंथेटिक फाइबर है या नहीं है, तो ये सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। सिंथेटिक मीन्स जो हम लोगों ने बनाए हैं। रेशम, रेशम कीट के लार्वा द्वारा बनाए जाने वाला प्राकृतिक रेशा, ये प्रोटीन से बना एक फाइबर होता है, का रेशम। रेशम कीट पालन, शहतूश के पत्तों पर पलते हैं, इसे क्या बोला जाता है? मलबेरी सिल्क कहते हैं, जो ये शहतूश के पत्ते पे पाले जाते हैं। ऐतिहासिक नोट, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार 7000 पूर्व किसने किया था? चाइना में। ये आपके SSCGD में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो रेशमी ऐतिहासिक नोट किसका? रेशम का, तो किसने बनाया था सबसे पहले? चाइना ने रेशम का नोट बना दिया। अब उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पढ़ रहे हैं तो देख लेते हैं। गेहूँ, उत्तर प्रदेश में कुल उत्पादन कितना है? 24% गेहूँ का लगभग प्रदेश में। मिट्टी कैसी चाहिए होती है? दोमट। उत्तर भारत का सर्वप्रथम उत्पादक देश कितना है?
उत्तर प्रदेश है जो भारत का सर्वप्रथम देश है किसमें, गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे। प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब नंबर 1 पे है। देखो, सर्वाधिक जो गेहूं उत्पादन करते हैं हम लोग करते हैं, लेकिन जो प्रति हेक्टेयर में सर्वाधिक रहता है वो पंजाब का रहता है। चावल की बात करते हैं। प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि कितनी है, 18% चावल के लिए। चिकनी मिट्टी चाहिए होती है, गर्म जलवायु चाहिए होती है, वर्षा 75 से 120 सेंटीमीटर। पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा स्थान है। और पश्चिम बंगाल को आप क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं पश्चिम बंगाल को? इसे चावल कटोरा भी कहा जाता है। प्रसिद्ध किस्में का सिद्धार्थ नगर का काला नमक चावल और चंदेरी का आदम चीनी चावल, ये फेमस हैं यूपी के। गन्ना, उत्तर प्रदेश को शक्कर का प्याला भी कहा जाता है, क्योंकि प्रदेश के कुल कृषि योग्य भूमि लगभग 13% है जिसपे हम लोग गन्ना उत्पादित कर सकते हैं, और प्रथम नंबर पे है ये। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक नगदी व वाणिज्य फसल, अभी हमने रोपड़ फसल पढ़ी थी। रोपड़ फसल ऐसी फसलें थी जो नगदी और वाणिज्यिक थी। वाणिज्यिक बोला जाता है व्यापारिक फसलें, जिनको आप, अब जैसे ये बताओ, अगर आपने 5 बीघा गन्ना लगाया है तो क्या 5 बीघा गन्ना आप खा जाओगे? नहीं खाओगे ना। तो उसका क्या करोगे, या तो रस निकाल के बेचोगे, या तो आप उसको बेच दोगे तो उससे बनेगी आपकी चीनी, तो वो एक वाणिज्यिक फसल हो गई। इसमें उत्तर प्रदेश पे नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है। अगेन मैं कहता हूँ, जब भी आप पेपर देने जा रहे हो तो एक बार ये लिस्ट चेक करके जाया करो, क्योंकि ऊपर नीचे होती रहती है समय समय पे। जैसे अभी वर्तमान में जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो जो चाइना है उसको पीछे करते हुए इंडिया नंबर 1 पे हो गया है चावल में। अन्य फसलें जैसे चना, अफीम और सोयाबीन। सोयाबीन आपके बुलंदशहर क्षेत्र में पाई जाती है। अफीम आपकी सबसे बड़ा उत्पादक जिला है बाराबंकी। बाराबंकी साइड ये लखनऊ से लगा हुआ एकमात्र अफीम फैक्ट्री है गाजीपुर में। पूछा गया था यूपीएसआई 2021 में। और अगर आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़िए यूपीएसआई और यूपी पुलिस के लिए यूपीजी के। 2025 के अनुसार हम लोग देख रहे हैं, लेकिन अगेन मैंने बताया ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। कुल उत्पादन में मध्य प्रदेश और पंजाब, और देश कौन सा है, चाइना। कुल सब्जियां पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और चाइना। कुल दाल उत्पादन में भारत नंबर 1 पे है। गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे, पंजाब तीसरे नंबर पे है, और चाइना फिर भारत। ठीक है। चावल उत्पादन में चाइना अब नहीं है, नंबर 1 पे कौन है, भारत। दूसरे नंबर पे हो गया है चीन। ठीक है। तो ये घटता बढ़ता रहता है, तो मैं इसे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप एक बार इसको देख लीजिए। अगेन नोट आपको फिर से कहाँ पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे, उसके लिए परेशान नहीं होना। चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया कि नाबार्ड क्या है। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मतलब राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 को। हम आपसे पूछे किस पंचवर्षीय योजना के तहत, तो आप बताएंगे निकाल के। ठीक है। यही कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्र को वित्तीय पोषण करने वाली एक केंद्रीय व शीर्ष संस्था है। नाबार्ड क्या है, अगर हम आपसे पूछें तो नाबार्ड है, जैसे जो अपने ग्रामीण इलाके हैं, ठीक है, इसमें जो आर्थिक मदद की जाती है रुपए से, उसके लिए है नाबार्ड। क्या काम होता है, वित्तीय पोषण, ग्रामीण विकास और कृषि ऋण। जो अभी आपने केसीसी पढ़ा था, 1998 में शुरू हुआ था केसीसी, वो नाबार्ड बैंक एंक जो होती हैं यही सब देती हैं। समिति बहुत इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड की स्थापना 22 जुलाई 1982 यूपीएसआई में पूछा गया। समिति आपकी शिवरामन समिति, मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में है। कृषि ऋण अधिकतम 15 वर्षों के लिए कृषि ऋण प्रदान करती है। नाबार्ड के तहत अधिकतम कितने वर्षों के लिए ऋण दिया जाता है, तो 15 वर्षों के लिए। विशेष पहल क्या थी इनकी, नाबार्ड द्वारा सूक्ष्म सिंचाई कोष, हमने बताया था सूक्ष्म सिंचाई कोष कब आया था, 2006। अब कुछ हम लोग देख लेते हैं फैक्ट या जो पूछे गए हैं। जैसे कृषि जनगणना सबसे पहले कब हुई थी, 1970 से 71। प्रत्येक 5 वर्ष में होती है जनगणना। संचालन कौन करता है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। मनुष्य वाली जनगणना कौन करता है, गृह मंत्रालय। ये अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, 10 वर्ष में होती है। ये सबसे पहले अमेरिका में हुआ था, 1790 में शुरू करी थी। पहली जनगणना स्वीडन में हुई थी। सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी हुई हैं, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। जैसे चींटी के हमले से सुरक्षा, फसलों की सुरक्षा के लिए कपूर का उपयोग किया जाता है। आपसे पूछा गया था कि जो चींटियां हैं ये फसल में जब लगने लगती हैं तो किसका उपयोग करें, तो कपूर का। फावड़ा, जंगली घास को हटाने और
मतलब अब ये बताइए, अगर ये भी प्रश्न आप गलत करके आते हैं यूपी पुलिस 2018 में, तब ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि फावड़ा क्या होता है, आप बताओ। किलवा आपसे पूछ दिया फावड़ा, ये भी नहीं बता पाओगे। शेयर क्रॉपिंग क्या होती है? एक कृषि व्यवस्था जिसमें भूमि का मालिक एक किराएदार को पैदावार के हिस्से के बदले में अपनी भूमि का उपयोग करने देता है। शेयर क्रॉपिंग बोला जाता है जो हम लोग बटाई पे अपनी खेती दे देते हो उसको बोलते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO मुख्यालय कहाँ पे? रोम में है। FAO खाद्य एवं कृषि संगठन। अंतरिक्ष में कृषि, ये आपका अभी एक रिसेंट का फैक्ट है कि इसरो ने क्रॉप पीएस मिशन के तहत, कौन सा है? क्रॉप, क्रॉप से आप फसल समझ सकते हैं, के तहत अंतरिक्ष में लोबिया के बीजों को सफलपूर्वक अंकुरित किया है। किसके बीजों को? लोबिया। अब आपको ये बतानी है कि लोबिया किस प्रकार की फसल है। अभी हमने ऊपर देखा था, ये देखिए आप, जब लोग फसल देख रहे थे तब उसमें देखा था, देखो ये लिखा लोबिया, आपने गौर नहीं किया था शायद। हाँ हाँ, तो लोबिया किसने उगाया है? इसरो ने उगाया है। किस मिशन के तहत उगाया है? तो क्रॉप पीएस मिशन के तहत। वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताना। और देखो, अगर आप चाहते हैं कि मैं जल्दी जल्दी वीडियो लाऊं तो इस वीडियो पे 1000 व्यूज़ हो जाएंगे, तैसे मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आ जाऊंगा। और आपको मैं फ्री में दे रहा हूँ सारे नोट्स जो भी दे रहा हूँ। सही बताऊँ, बहुत मेहनत से मैंने नोट्स बनाए हैं, ये आप पढ़ने के बाद महसूस भी करेंगे। आप जो भी टॉपिक हम मैं पढ़ा रहा हूँ, आप कहीं दूसरी जगह से पढ़िए, उसके बाद देखिए। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो पहली बार पढ़ लो, आपके पास इतना समय नहीं है कि 4 जगह देखो जाके। ठीक है? मुझे भी बहुत अधिक शौक नहीं है पढ़ाने का, लेकिन कुछ लोगों ने कहा है कि आपके समझाने का तरीका थोड़ा-सा अच्छा है, तो अगर आप क पढ़ा देंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। तो मैं केवल वो 2-3 लोगों के लिए ही पढ़ा रहा हूँ। बाकी अगर आपको अच्छा लगे तो बहुत-बहुत धन्यवाद, और ना लगे तब भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।